Web application subject code 803 class plus 1 session 2021. Unit 1 Basics of Networking and Web Architecture 1.1 Basics Networking Concepts। मैं जो ये क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये इसलिए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो इस सब्जेक्ट में क्रिएट हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड वेब आर्किटेक्चर। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। In 1876, Bell came forward with the concept of communication through telephone lines. Now here Bell is a laboratory. Bell Laboratory 1876 में एक कंसेप्ट के साथ सामने आई जिसमें कम्युनिकेशन थी, जो दो लोगों के बीच में बात थी वो टेलीफोन लाइन के ज़रिए हो सके, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इन 1877। तो 1877 में ये कंसेप्ट जो है वो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के साथ कॉइंड हुआ। इसमें ये उस समय की बात है जब दो लोगों के घरों के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन बिछा दी जाती थी और जिससे वो आपस में बात कर सकते थे, और उस दौरान लोगों के घरों के बाहर गार्डन्स में जो वायर्स हैं वो नॉर्मल बिछी हुई नज़र आती थी। इट opened the new frontier, allowing several homes to connect through telephone lines. From that time, communication was mainly through telephone lines. तो ये वो समय था जहाँ पे जो communication थी वो टेलीफोन लाइंस जो बिछी थी उसके ज़रिए होती थी। In the late 1950s, all the military communications started using telephone networks, setting up dedicated connection between the two parties. तो 1950 में मिलिट्री ने भी जो दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन थी वो टेलीफोन नेटवर्क्स के जरिए करनी शुरू कर दी, जिसमें डेडिकेटेड कनेक्शंस जो है वो स्टैब्लिश कर दिए जाते थे। डेडिकेटेड कनेक्शन का मतलब है कि एक वायर दो लोगों के बीच में बिछा दी जाती थी और वो वायर सिर्फ वो दो पार्टीज ही इस्तेमाल करती थी। डेडिकेटेडली वो कनेक्शन स्टैब्लिश रहता था। दिस डेडिकेटेड कनेक्शन मेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करती थी। तो इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट डू मीन बाय सर्किट स्विचिंग? द कनेक्शन कंसिस्टेड ऑफ सेवरल इंटरमीडियरी लाइंस एंड स्विचिंग ऑफिसेज इन रूट। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी लाइन बिछा दी जाती हैं और एक टेलीफोन एक्सचेंज बना दी जाती है जहाँ पे स्विचिंग जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास 10 घर है तो 10 घर का जो लाइन है वो सीधी टेलीफोन एक्सचेंज में पहुंचेगी और जिस दो घर ने आपस में बात करनी है उन दो घरों को उस स्विचिंग टेक्निक के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। दे वर वल्नरेबल टू डेंजर ऑफ डैमेज टू द स्विचिंग ऑफिसेज विच में डिसरप्ट द इंटायर नेटवर्क। तो लेकिन ये जो कम्युनिकेशन थी ये फुल सिक्योर नहीं थी, यहाँ पे डैमेज हो सकते थे स्विचिंग ऑफिसेज जो कि सारे का सारा नेटवर्क ही ख़त्म कर दे, कम्युनिकेशन बिल्कुल ना हो सके। At the peak of the Cold War, the US Department of Defense realized the need to establish fault-tolerant network that would not fail at the time of nuclear war and could survive a single point of failure in the time. तो DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने रियलाइज़ किया कि जब न्यूक्लियर वॉर चल रही थी उस टाइम पे दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सच डिस्ट्रप्शन इन दोज कनेक्शन। तो ये उन कनेक्शंस के बीच में जो डिस्ट्रप्शन है उस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कुछ ऐसा नेटवर्क इनको चाहिए जो सरवाइव, अगर एक आधा लिंक टूट भी जाता है तो बाकी का नेटवर्क जो है वो सारा सरवाइव कर सके। पॉल बैरन along with Donald Davis and Len Kellenrock came forward with the idea of digital packet switching, in which the message to be transmitted is divided into small chunks called packets. तो उस समय एक ऐसा आइडिया सामने आया जो कि डिजिटल पैकेट स्विचिंग कहलाता था, जिसमें हमारा जो एक मैसेज है वो छोटे छोटे मैसेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि जो एसएमएस हम सेंड करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस, अगर वो 160 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो कई बार वो हमें दो पार्ट्स में मिलता है, पहले एक पार्ट फिर दूसरा, फिर कंबाइन होकर एक मैसेज बनता है। तो वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज़ करता है जिसमें हमारा जो वॉइस है उसको पैकेट्स में छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके आगे फॉरवर्ड की जाती है। Unlike circuit switching, in which resources are reserved along the dedicated path of communication, packet switching is based on link sharing. तो पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग से डिफरेंट है। सर्किट स्विचिंग में हमारे पास डेडिकेटेड लिंक इस्टेब्लिश रहता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में हम लिंक को शेयर करते हैं। एक जो लिंक है, एक जो वायर है, वो एक से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रियलाइज्ड द नीड to connect
geographically separated research computers together to form a network। उसके बाद DoD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये रियलाइज़ किया कि उनको जो उनके अलग अलग कंप्यूटर्स अलग अलग जगह पे हैं उनको आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एप्रानेट इन 1969। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, एप्रानेट की फुल फॉर्म क्या है और वो कब आया था? तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है वो एप्रानेट की फुल फॉर्म है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और 1969 में वो कॉइन हुआ था। एप्रानेट मेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड डिजिटल पैकेट स्विचिंग। तो इसने डिजिटल पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया, सर्किट पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल पैकेट स्विचिंग जिसमें जो लिंक है वो शेयर होता है। इनिशियली इट्स यूज़ वाज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन कमर्शियल पर्पस सच एज मिलिट्री एंड रिसर्च। तो शुरू में जो इसका इस्तेमाल था वो सिर्फ मिलिट्री ही कर सकती थी, कमर्शियल जो है जैसे आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सब्सिक्वेंटली इट्स यूज एक्सटेंडेड टू एजुकेशन बाय सपोर्टिंग वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश हुआ, वो इसका इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बाद में सभी करने लग पड़े। नीड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस हेट्रोजीनियस नेटवर्क लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इन 1970। तो ये जो ईयर्स है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जैसे 1969 में एप्रानेट आया और बहुत ही जल्दी एक साल में ही TCP/IP प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया। नाउ ये TCP/IP आया था हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स को सपोर्ट करने के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स क्या हैं? हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स हैं जो आपस में सिमिलैरिटीज़ कम रखते हैं। सिमिलैरिटीज़ किस तरह की? जैसे आपको याद होगा कि पहले मोबाइल के ऊपर WAP वेब प्रोटोकॉल चलता था। कुछ मोबाइल की वेबसाइट अगर किसी ने बनानी है तो वो अलग से तैयार करवानी पड़ेगी और वो वेब के ज़रिए खुलती थी, जबकि हमारे कंप्यूटर के ऊपर जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स। तो मोबाइल के सेट ऑफ रूल्स अलग थे, वो वेब गवर्न करता था, और कंप्यूटर के HTTP गवर्न करता था। तो ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट नेटवर्क हो गए, तो इसको मैं कहूँगा हेट्रोजीनियस नेटवर्क। तो उस समय भी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट थे नेटवर्क्स के। तो उसके लिए दो डिफरेंट नेटवर्क्स, जो एक जैसे हमारा मान लो कि आपके इंस्टीट्यूट में नेटवर्क है, एक कहीं और जगह पे या किसी और देश में कोई नेटवर्क है, दोनों के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं और दोनों को आपस में कनेक्ट करना है एक, तब इन ट्रांसमिशन TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाने लगा। अलॉन्ग विद सेवरल स्मॉलर नेटवर्क्स अनदर लार्ज नेटवर्क कॉल्ड NSF नेट वाज डेवलप्ड इन 1984 बाय NSF नेट जो है ये 1984 में आया था, जो कि NSF ने बनाया था, जो US नेशनल साइंस फाउंडेशन है, US नेशनल साइंस फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पसेस। इस संस्था ने भी एक NSF नेट बना दिया जो कि काफ़ी बड़े पैमाने में बना था। व्हेन एप्रानेट NSF नेट वर इंटरकनेक्टेड द नेटवर्क ग्रोथ इंक्रीज ट्रिमेंडसली। उसके बाद एप्रानेट और NSF नेट दोनों को मिला दिया गया, जिसके कारण एक बहुत ही तेज़ी से जो है नेटवर्क का इजाद हुआ। TCP/IP प्रोटोकॉल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोटोकॉल होते हैं रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो बताते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी। एक्टेड एज ए ग्लू टू कनेक्ट वेरियस हेट्रोजीनियस नेटवर्क। इसका इस्तेमाल हेट्रोजीनियस नेटवर्क जो आपस में सिमिलर नहीं है उनको जोड़ के एक सिंगल नेटवर्क बनाने में किया जाने लगा, अभी भी किया जाता है। दिस वाइड नेटवर्क इज़ एन इंटरनेट। सो इंटरनेट की जो फुल फॉर्म यहाँ से इस्टेब्लिश होती है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ networks. The internet is a global network that comprises many voluntarily interconnected networks. It operates without a central governing body. The standardization of the core protocol IPv4 and IPv6 is an activity of the Internet Engineering Task Force. The internet is a global network. ये एक global network है जो बना है voluntarily interconnected network of networks, जो कि छोटे छोटे networks को मिला के बना है। ये ऑपरेट करता है बिना किसी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के, और इसमें IPv4 और IPv6 जो है वो स्टैंडर्ड है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बताया था सेट ऑफ रूल्स है जो निर्धारित करते हैं कि एक डिवाइस कनेक्ट है इंटरनेट के साथ, उसका जो एड्रेस है वो कितने बिट्स का होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये बताते हैं। तो ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, वो इसको डिज़ाइन करती है टू मेंटेन इंटरऑपरेबिलिटी। तो यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी
is related to the sharing of information between computer systems. सिस्टम्स, दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में इंट्रो करते हैं, पेयर करते हैं एक दूसरे को, और उनकी एबिलिटी आपस में डाटा शेयर करने की, वहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी कहा जाता है। टू मेंटेन इंटरऑपरेबिलिटी द प्रिंसिपल नेम स्पेस ऑफ द इंटरनेट आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। ICANN ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? ये डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। किसी भी कंप्यूटर में IPv4 या IPv6 के ज़रिए जो IP एड्रेस असाइन होता है, उसको जो हम शब्दों में कन्वर्ट करते हैं www.abc.com, तो उस प्रोसेस में ICANN जो है वो रहता है। ICANN coordinates the assignment of unique identifiers for the use of internet, including domain names, internet protocol addresses and many other parameters। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ICANN जो है इंडल्ज रहता है IP एड्रेस को असाइन करने में और उसको जो डोमेन नेम में कन्वर्ट करने में। Several government and private organization collectively called internet service provider। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आपका ISP कौन है, मतलब आपके घर में अगर रिलायंस का नेट लगा है तो आपका ISP रिलायंस है। तो ISP जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब मिलके कलेक्टिवली उनको ISP कहा जाता है। ज्वाइंट हैंड्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर द इंटरनेट, जो एक दूसरे के साथ मिलके इंटरनेट की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करती हैं। द इंटरनेट मेड इट पॉसिबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद रिमोट नोड्स। यहाँ पे नोड जो है वो कंप्यूटर को कहा गया है। तो नोड क्या है? नोड एक कंप्यूटर है। आपके कंप्यूटर से आप फेसबुक खोल रहे हो तो आपका कंप्यूटर एक नोड है, और नेक्स्ट लेवल पे जिस कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है वो भी एक नोड है। द इंटरनेट मेड इट पॉसिबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट जो ये पॉसिबल करता है कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके, कम्युनिकेट हो सके रिमोट नोड के साथ। बैंडविड्थ डिस्क्राइब द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। तो बैंडविड्थ को आप कह सकते हो, अगर आपके पास इंटरनेट है, अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट पहले आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो 0-1 में कन्वर्ट होगी, और वो एक सेकंड में कितने 0-1 ट्रांसफर हो सकते हैं उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ ए नेटवर्क। बेसिक्स नेटवर्किंग कंसेप्ट्स। A network is any collection of independent computers that communicate with one another over a shared network medium। तो नेटवर्क क्या है? ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर से बना है जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी मीडियम से कनेक्ट है और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये मीडियम आपका वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। नीड फॉर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड एज मीन्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। Connecting computer through networks allowing us to share hardware and software resources. Example of hardware resources include peripherals, for example printer and scanners, CPU and memory. Example of software resources include system and application software, and files that may include text, audio and video content. Note that in the network shown in figure 1.1, the three computer systems are connected with one another and the printer through the नेटवर्क। तो ये फिगर 1.1 हमारे सामने है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहला काम है वो है रिसोर्स को शेयर करना। तो रिसोर्स शेयरिंग में क्या आ जाता है? जैसे अगर मान लो आपके स्कूल में एक लैब है जिसके अंदर 40 कंप्यूटर है और आपके पास प्रिंटर सिर्फ एक ही है, तो अब एक प्रिंटर एक कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकता है, सारे कंप्यूटर के साथ तो अटैच हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पे आपके फिगर के सामने नज़र आ रहा है कि एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और 3 सिस्टम्स हैं। तो यहाँ तो आप ऐसा करें कि जब भी आपको किसी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना है, आप प्रिंटर को एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें और बाकी कंप्यूटर से आप पेन ड्राइव लगा के डाटा कॉपी करें और उस कंप्यूटर के ऊपर लेके आएँ जिसके साथ प्रिंटर अटैच है और प्रिंट निकाल लें। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो टू मेक इट सिंपल, हम क्या करते हैं, हम 40 कंप्यूटर को एक नेटवर्क में डाल देते हैं और एक कंप्यूटर को हम प्रिंट सर्वर बना देते हैं। सारे कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर ए को अगर अपना प्रिंट आउट निकालना है तो वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर बी को रिक्वेस्ट करेगा और कंप्यूटर बी उसके लिए प्रिंट आउट निकालेगा। ये नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग हो गया। अब रिसोर्स शेयरिंग सिर्फ हार्डवेयर की नहीं होती, सॉफ्टवेयर की भी होती है, जैसे कि मैंने ऊपर टेक्स्ट में कहा था। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आपके साथ 3 लोग और उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अब डाटाबेस जो है वो एक ही होता है और वो आपने एक कंप्यूटर के ऊपर रखा हुआ है और बाकी डेवलपमेंट आपकी 3-4 सिस्टम पे चल रही है।
तो अब 3-4 सिस्टम पे डेवलपर क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक कंप्यूटर पे जहाँ पे डाटाबेस पड़ा हुआ है वहाँ से डाटा को असेस करेंगे। तो यहाँ पे भी एक रिसोर्स शेयरिंग आ गई। तो रिसोर्स शेयरिंग के बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में कंप्यूटर हेल्प करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। कनेक्टिंग कंप्यूटर्स थ्रू ए नेटवर्क फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट द नोड्स इन द नेटवर्क। नोड्स मतलब कंप्यूटर, तो एक दूसरी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, एनी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन फिगर 1.1 में सेंड डाटा टू एनी ऑफ द 3 कंप्यूटर सिस्टम्स और द प्रिंटर as it is connected to every node in the computer. Creation of a network requires various network devices such as modems, routers, switches and bridges, each of which plays an important specific role in the network. Network differ on the basis of transmission media used, arrangement of nodes in the network and geographical span and their purpose. तो कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि वायर्ड या वायरलेस, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स मतलब कि किस टोपोलॉजी में है, ज्योग्राफिकल स्पैन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं जैसे मॉडम्स, राउटर्स और स्विचेस। तो हम इन सभी के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। कंप्यूटर का फ़ायदा यहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ है। Access to remote databases. It is easy for an average person to access any remote database, say for example airline reservation and thereby book ticket. ये बहुत ही आसान है किसी पर्सन के लिए कि वो डाटाबेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको असेस कर सके, होटल की बुकिंग करवाने के लिए या फिर एयर टिकट करवाने के लिए। उस केस में एक ही समय पे जब बहुत सारी वेबसाइट्स से हम किसी रेलवे की टिकट बुक करवा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि रेलवे की सीट की इंफॉर्मेशन किसी एक जगह पे पड़ी हुई है और हम अलग अलग 10 जगह से अगर उसको इकट्ठा असेस करते हैं तो वो सारे एक ही जगह से उस सीट को असेस करते हैं और स्टेटस देते हैं कि वो बुक होने के लिए अवेलेबल है या नहीं। और जब बुकिंग हो जाती है तो उस पर्टिकुलर एक ही जगह पे उसको अपडेट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को, ताकि जब कोई और उस जगह से वो इन्फॉर्मेशन उठाए तो उसको पता लग जाए कि उस सीट का स्टेटस क्या है। तो इसको रिमोट डाटाबेस असेस कहेंगे हम, जो आज की डेट में हर कोई यूज़ कर रहा है। रिमोट कंट्रोल असेस प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड टू ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स और शो न्यू यूजर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। तो रिमोट कंट्रोल असेस प्रोग्राम जैसे टीम वीवर हो गया या फिर फाइलजिला हो गया, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी और कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई फाइल्स को असेस करने के लिए। 1.1.2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। एवरी नेटवर्क इंक्लूड्स एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स, सर्वर और क्लाइंट। तो नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 कंप्यूटर होने चाहिए, जिसमें से एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा। क्लाइंट और सर्वर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज को करेंगे 1.1.3 में। तो नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ए कनेक्शन मीडियम यूजुअली अ वायर और केबल, ऑल्दो वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इज आल्सो पॉसिबल। तो एनआईसी असल में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो आपके कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस देता है। जैसे अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको ऑस्ट्रेलिया से कोई लेटर सेंड करनी है तो वो आपका एड्रेस लिखेगा कि आपका नाम, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, स्टेट। तो ये एक यूनिक एड्रेस होगा। अगर कोई लेटर सबसे पहले वो स्टेट में पहुंचेगी, फिर उस सिटी में पहुंचेगी, सिटी के बाद उस स्ट्रीट पे पहुंचेगी, स्ट्रीट के बाद वो आपके हाउस नंबर पे पहुंचेगी, तो ये यूनिक होगा, किसी और के घर नहीं पहुंच सकती। इसी तरह जो भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है वो यूनिक, उसको एक नंबर असाइन होता है, यूनिक एड्रेस असाइन होता है अगर वो इंटरनेट के ऊपर है। लेकिन अगर वो नेटवर्क के ऊपर है, लोकल नेटवर्क के ऊपर, तब भी उसको एक यूनिक मैक एड्रेस, मशीन एड्रेस असाइन होता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर वो एड्रेस दिया होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, जो कि वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक नेटवर्क के ऊपर चाहिए होती है, सर्वर के ऊपर चाहिए होती है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आप अलग अलग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये विंडो 2000, 2008, 2012 हो सकता है, यूनिक्स, लाइनक्स का भी हो सकता है। तो 1.1.3 नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट सम टर्मिनोलॉजीज कॉमनली यूज्ड इन नेटवर्किंग। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है नोड। इस समय हम वो सारे शब्दों का मतलब समझेंगे जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, जैसे क्लाइंट सर्वर। तो नोड में आपको बता चुका हूँ, नोड इज अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। नोड इज अ कंप्यूटर और अ मशीन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो ए कंप्यूटर बिकम अ नोड, ऑल्सो कॉल्ड अ वर्क स्टेशन, as soon as it is attached to a network. Each user or a network work on a workstation. If there are no nodes,
देयर वुड बी नो नेटवर्क। तो नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर को कहते हैं या वो किसी मशीन को कहते हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होनी है, जो नेटवर्क के ऊपर अटैच है, जैसे आपका राउटर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। द नेक्स्ट इज सर्वर, अ कंप्यूटर that facilitates sharing of data, software and hardware resources on the network is known as the server. A network can have more than one server. किसी भी नेटवर्क के अंदर सर्वर वो मशीन है जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगी, उसको प्रोसेस करेगी और क्लाइंट्स को रिजल्ट सेंड करेगी। सर्वर कई बार प्रोसेस को भी कह दिया जाता है। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर सर्वर एक ऐसी मशीन है या एक से ज़्यादा मशीन्स हैं जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेते हैं और उसको प्रोसेस करके वापस रिजल्ट देते हैं। जैसे डाटाबेस सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा और पर्टिकुलर डाटा देगा, रिटर्न करेगा क्लाइंट को। प्रिंट सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा और प्रिंट निकाल के देगा। तो सर्वर जो है वो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटर है, वो सर्वेंट है एक तरह का, आप कह सकते हो, जो क्लाइंट्स के लिए काम करता है, उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और प्रोसेस करता है। Each server has a unique name by which it is identified by all the nodes on the network. Server can be of two type, dedicated and non-dedicated. तो dedicated server और non-dedicated server के बारे में भी पढ़ेंगे। Dedicated servers. These are the generally used on big network installations where one computer is reserved for the server job. ये एक ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे रेगुलरली सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है और एक कंप्यूटर परमानेंटली सर्वर बना दिया जाता है इस चीज़ के लिए। इट हेल्प ऑल नोड्स असेस डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज सिंस इट डज नॉट डेवलप एज अ वर्क स्टेशन बट ओनली मैनेजेस द नेटवर्क। इट इज़ नोन एज डेडिकेटेड सर्वर। सच टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर कॉल्ड मास्टर स्लेव नेटवर्क्स। तो यहाँ पे एक सिस्टम जो है वो परमानेंटली असाइन कर दिया जाता है जो कि नोड्स की हेल्प करता है डाटा असेस करने में या सॉफ्टवेयर असेस करने में या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज को असेस करने में। ये जो है वर्क स्टेशन का काम नहीं करता बल्कि पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है एक डेडिकेटेड सर्वर बन के। इसमें मास्टर स्लेव नेटवर्क होता है जिसे सारे नोड्स को हम स्लेव्स कहेंगे और सर्वर को हम मास्टर कहेंगे। नॉन डेडिकेटेड सर्वर, in small networks, a workstation can double up as a server. These servers are known as non-dedicated server. The small network using such as server are known as peer-to-peer network. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्वर है वो वर्कस्टेशन का काम भी करता है और सर्वर का काम भी करता है और ये छोटे नेटवर्क्स के अंदर होता है। The next is network interface unit. A network interface unit is a device that is attached to each of the workstation and the server which helps to establish communication between the server and workstation. A network interface unit एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो कि सर्वर और क्लाइंट के हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश होती है। As soon as a standalone computer become a workstation, it needs an interface to help establish connection with the network because without this the workstation will not be able to share नेटवर्क रिसोर्सेज और कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो जैसे ही कोई कंप्यूटर एक वर्क स्टेशन बनता है तो उसको एक इंटरफेस चाहिए होता है। इंटरफेस होता है जो दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन करवाए जिसके ज़रिए वो अपना डाटा दूसरों के साथ शेयर कर सके। तो NIC वो इंटरफेस है। दी NIC बेसिकली एक्ट लाइक एन इंटरप्रेटर एंड इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल एसेस पॉइंट। तो इसको टर्मिनल एसेस पॉइंट भी कहेंगे। ये एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ये दूसरे सिस्टम से कनेक्शन रिसीव करता है और उसके बाद इंटरप्रेट करके इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर देता है और या फिर कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको इंटरप्रेट करके दूसरे जो कंप्यूटर हैं उनको सेंड करता है। द NIC मैन्युफैक्चरर असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच NIC कार्ड एंड दिस फिजिकल एड्रेस इज नोन एज द मैक एड्रेस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस सेशन, मैक एड्रेस एक मशीन एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है और हर कार्ड को असाइन होता है। स्विचिंग टेक्निक. Switching techniques are used to efficiently transmit data across the network. The two types of switching techniques employed nowadays to provide communication between two computers on a network are circuit switching and packet switching. एक नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। दो तरह की स्विचिंग टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं जो एक सर्किट स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग इज़ अ टेक्निक in which a dedicated and complete physical connection is established between two nodes and through this dedicated communication channel the nodes may communicate. So as discussed earlier कि इस टेक्निक के अंदर
दो नोड्स या दो कंप्यूटर के बीच में एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बना दिया जाता है, जैसे कि वायर दोनों के साथ अटैच कर दी जाती है. The circuit guarantee the full bandwidth of the channel and remain connected for the duration of the communication session. If no communication is taking place in a dedicated circuit, that channel still remains unavailable to other users. तो वो जो दो वायर्स होती हैं वो उन्हीं दो सिस्टम्स के लिए होती हैं, चाहे वो आपस में बात करें या ना करें, वो वायर्स वो चैनल किसी और सिस्टम को नहीं दिया जाता. द डिफाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क इज द अर्ली एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क. तो सर्किट स्विच की जो एग्जांपल है वो एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर, जिसमें बेल लेबोरेटरी में टेलीफोन नेटवर्क जो स्टैब्लिश हुए थे वो सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स को यूज़ करते थे. When a call is made from one telephone to another, switches within the telephone exchange create a continuous wire circuit between the two telephones for as long as the call lasts. तो उस केस में जब भी एक कॉल करनी होती थी किसी दूसरे पर्सन को, तो दोनों कि वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता था टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर. वो तब तक कनेक्ट रहती थी जब तक उनकी बात खत्म नहीं हो जाती. पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच पैकेट डिस्क्रीट ब्लॉक ऑफ डाटा ऑफ फिक्स्ड साइज एंड ऑफ एनी कंटेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर राउटेड बिटवीन नोड्स ओवर डाटा लिंक्स शेयर्ड विद अदर ट्रैफिक. The term packets refer to the fact that the data stream from your computer is broken up into packets of about 200 bytes on average, which are then sent out onto the network. डाटा पैकेट्स जो है वो टर्म यूज़ की जाती है जब मान लो हमें डाटा सेंड करना है, तो उस डाटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो छोटे चंक्स जो है वो हर चंक को पैकेट कहते हैं, और वो पैकेट जो है वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं. Each packet contains a header with information necessary for routing the packet from source to destination. तो हर पैकेट के ऊपर एक हेडर होता है जो कि हेल्प करता है उस पैकेट की सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए. Each packet in a data stream is independent. हर एक पैकेट का जो है वो इंडिपेंडेंट रूट होता है, मतलब अगर एक पैकेट ने कोई पर्टिकुलर रूट इख्तियार किया है तो दूसरा पैकेट दूसरा रूट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन उनकी एक ही होगी पहुंचने की. The main advantage of packet switching is that packets are from many different sources can share a line. तो unlike circuit switching, packet switching जो है वो लिंक को शेयर करता है, जबकि सर्किट स्विचिंग के अंदर एक डेडिकेटेड लिंक एस्टैब्लिश होता था. अलोइंग फॉर वेरी एफिशिएंट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम. तो इससे कम्युनिकेशन मीडियम जो हमारा ट्रांसमिशन वायर है उसका अच्छा इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि वो लिंक शेयर हो जाता है, तो कोस्ट इफेक्टिव हो जाता है. With current technology, packets are generally accepted onto the network on a first come first serve basis. पैकेट जो है वो first come first serve basis के ऊपर accept होते हैं. If the network become overloaded, packets are delayed or discarded. तो नेटवर्क कई बार पैकेट जो है वो डिलीट भी हो जाते हैं जब हमारा नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है. This method of data transmission become the fundamental networking technology behind the internet and most local area network. तो आजकल लेटेस्ट पैकेट स्विचिंग यूज हो रही है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक. तो सर्किट स्विचिंग से पैकेट स्विचिंग किस तरह से डिफरेंस है ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं. सर्किट स्विचिंग शेयर्ड लाइन यूज नहीं करता, पैकेट स्विचिंग शेयर्ड लाइन यूज करता है. सर्किट स्विचिंग डेडिकेटेड लाइन यूज करता है, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, सर्किट स्विचिंग थोड़ा फास्ट है, पैकेट स्विचिंग थोड़ा स्लो है. थर्ड पॉइंट, सर्किट स्विचिंग के अंदर सारे का सारा डाटा एक ही बार में ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर छोड़ दिया जाता है और वो सिंगल रूट प्रेफर करता है. लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर जो हमारा डाटा है वो पहले छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक डाउन होता है, फिर उन पैकेट्स को चैनल के ऊपर छोड़ा जाता है जो कि डिफरेंट रूट जो है वो फॉलो करते हैं, और वो लिंक शेयर हो सकता है. तो ये मेजर डिफरेंसेस है पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के अंदर. इसके आगे हम चलते हैं डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी के ऊपर. तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है चैनल. चैनल एक ट्रांसमिशन मीडिया कहूँगा मैं, फिजिकल मीडियम, जिसमें डाटा जो है वो वन पॉइंट अनदर पॉइंट तक पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर वायर जो है वो लगाई जाती है, तो उसको मैं चैनल कहूँगा. ये वायर हो सकती है सिंपल टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल. इन चैनल को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है नैरो बैंड और वॉइस बैंड के अंदर, इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग. नैरो बैंड होती है थोड़ी स्लो स्पीड वाली जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, और वॉइस बैंड होती है थोड़ी फास्ट स्पीड में डाटा ट्रांसफर करने वाले चैनल जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया या कोएक्सियल केबल हो गया. नेक्स्ट हमारी डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ क्या है? इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बैंडविड्थ रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड जो ट्रांसफर होती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, कि आपका जो आईएसपी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो कितने नंबर ऑफ
बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट भी यही होता है, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र पर सेकंड। दोनों में फ़र्क क्या है? डाटा ट्रांसफ़र रेट हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ बिट ट्रांसफ़र पर सेकंड इन अ गिवन टाइम ऑफ नेटवर्क। जैसे मान लो मेरे पास एक पाइप है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर और वो पाइप 1 मीटर लंबी है, तो उसमें से मैक्सिमम जो है वो एक टाइम पे 10 लीटर डाटा निकल सकता है। लेकिन जब मैं टैप ऑन करता हूँ तो मैं उसमें से जो पानी निकालता हूँ 1 मीटर पाइप में से, तो वो मैं 7 लीटर पर सेकंड निकालता हूँ, क्योंकि पीछे से पानी जो है वो कम आ रहा है, फास्ट नहीं आ रहा, तो पाइप पूरी जो है वो फिल नहीं हो पाती, तो एक टाइम पे 7 लीटर पर सेकंड निकलता है। तो मैं कहूँगा कि मेरी बैंडविड्थ तो 10 लीटर पर सेकंड की है, लेकिन मेरा डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो 7 लीटर पर सेकंड का है। तो ये एक्चुअली कितना डाटा एक सेकंड में ट्रांसफ़र हो रहा है किसी एक समय के ऊपर, उसको हम डाटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। और बैंडविड्थ होता है मेरा चैनल जो है वो कितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसको फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूनिट है वो हर्ट्स है, जैसे आपके वेट को मेजर करने के लिए यूनिट है वो किलोग्राम है। तो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, रेफर टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस इन हर्ट्ज बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है एक टाइम के ऊपर मैक्सिमम, तो उसको मैं बैंडविड्थ से मेजर करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप हमारे पास जो रहते हैं वो जियोग्राफिकल स्पैन को नज़र में रखते हुए हम कहते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास पैन है, फिर लैन है, मैन है और वैन है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका नेटवर्क होता है जो 10 मीटर के अंदर है, 10 मीटर के घेरे के अंदर है, जो एक रूम के अंदर मान लो आपने अपने पर्सनल डिवाइस मोबाइल के साथ अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, तो आपका पैन बन गया। लोकल एरिया नेटवर्क रहता है आपका 1 किलोमीटर के अंदर, जिसमें अंदर 2 बिल्डिंग है उसको आपस में कनेक्ट किया गया है, जिसकी स्पीड 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक रहती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो एरिया है, आपको कि मैंने एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है 50 किलोमीटर की रेंज के। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका केबल नेटवर्क। तो केबल नेटवर्क जो है वो आपका बेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है, जो 50 किलोमीटर रेंज के अंदर एक सिटी के अंदर पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया है। अभी इंटरनेट काफ़ी केबल टीवी प्रोवाइडर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। लास्ट हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन्स आउट 1000 किलोमीटर, तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरी कंट्री के अंदर जो नेटवर्क इस्टेब्लिश है वो वैन है। दे आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड आर वेल suited for connecting remote areas. They establish link within a country or continent. A WAN may be owned and managed by several organizations. It connects various local and metropolitan area networks. तो वैन के अंदर ही हमारे लैन और मैन आ जाते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये वाइड एरिया नेटवर्क किसी एक ऑर्गेनाइजेशन इसको ओन नहीं करती है, ये काफ़ी छोटे छोटे आईएसपी जो हैं वो आपस में मिल के इसको आप कनेक्ट करते हैं और एक वाइड एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं।